नमस्कार दोस्तों, मैं इंदल पासवान, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, घाटशिला कॉलेज घाटशिला। मैं आज यूजी सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। वो विषय है संघात्मक व्यवस्था। एक और क्लास में मैंने सरकार के जो अलग अलग रूप हैं इस पे हमने एक संक्षेप चर्चा की है। उसी में से एक रूप संघात्मक व्यवस्था का है। आज हम लोग संघात्मक व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। संघात्मक व्यवस्था है क्या, ये किस सिद्धांत पे आधारित है और संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, ये एकात्मक व्यवस्था से कैसे अलग है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषता है भारतीय संदर्भ में, या ये कहें कि भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। और हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है, और उसमें एकात्मकता का लक्षण भी ढूंढेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग शुरू करते हैं। संघात्मक व्यवस्था, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, आज फिर आपके सुविधा के लिए मैं दोबारा बताऊं कि संघात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें किसी राज्य में शक्तियों का वितरण कम से कम दो पक्षों के बीच किया जाता है। एक पक्ष है केंद्र सरकार और दूसरा पक्ष है राज्य सरकार। ये कम से कम दो पक्ष होना जरूरी है। शक्तियां एक ही पक्ष में केंद्रित ना हो, एक ही सरकार में केंद्रित ना हो, बल्कि उसको प्रशासन की सुविधा के लिए उसको और दूसरे यूनिट्स में, वो अलग अलग नाम हो, चाहे राज्य हो सकता है, वो प्रांत हो सकता है, वो कैंटन हो सकता है, वो रिपब्लिक्स हो सकते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं दुनिया में अलग अलग देश। तो उसके बीच शक्तियाँ बांटी गई हो। तो ये मुख्य बात है, मतलब कम से कम दो पक्ष होना चाहिए। वैसे जब भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे यहाँ 1992 के बाद से 3 भागों में शक्तियाँ बटी हुई है, जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि जिसको हम लोग बहुसंघीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जहाँ पे शक्तियाँ न सिर्फ 2 भागों में बल्कि 3, जो राज्य के अंदर 3 पक्ष है उसके बीच बांट दी जाती है। भारत में है केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और 1992 के बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के बीच भी ये शक्तियाँ बांट दी गई है। तो हम ये देखते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था है वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे आधारित है। और इसके विपरीत जब हम एकात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पे जो जिस सिद्धांत पे आधारित है वो है शक्तियों का केंद्रीकरण। वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था में कोई 2 व्यवस्था नहीं होती है, या शक्तियाँ 2 यूनिट्स में नहीं बांटी जाती है, बल्कि वो शक्तियाँ एक जगह केंद्रित की जाती है। केंद्र सरकार एक ही वहाँ पे सरकार होती है, केंद्र सरकार। और अगर यूनिट्स होते भी हैं तो शक्तियाँ केंद्र सरकार के इच्छा के अनुसार यूनिट्स को दिए जाते हैं। तो ये मूलभूत अंतर है संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में। जैसे कि आप कई उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि पूरे दुनिया में जो कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्पेन है, ये सारे वैसे देश हैं जहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है, जहाँ पे शक्तियाँ केंद्र में स्थापित की गई है, और अगर उसके प्रांतों को कुछ शक्तियाँ दी गई है संविधान के माध्यम से, वो नहीं है, बल्कि केंद्र
अपनी मर्जी से उसको जितना मन है उतना शक्तियाँ देता है और नहीं तो अपने पास रखता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि कई ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका है, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया को देखिए, स्विट्ज़रलैंड को देखिए, कनाडा को देखिए, रशिया को देखिए, ब्राज़ील को देखिए, अर्जेंटीना और भारत, इसमें शक्तियां संविधान के द्वारा डायरेक्ट केंद्र को और राज्यों को डायरेक्ट शक्तियां दी गई है। जहां कहीं पे भी बहुसंघीय व्यवस्था है, वहां संविधान के माध्यम से ही स्थानीय स्वशासन को भी शक्तियां दे दी गई है। तो ये मूलभूत अंतर है। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो एकात्मक व्यवस्था है और जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें कुछ उसके जो संगठनात्मक स्तर पे कुछ बेसिक अंतर है। हम लोग इस अंतर को देखें और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से संघात्मक व्यवस्था का एक स्वरूप बनता है किसी देश में, किस तरह से वो संगठन बनता है, और उसके बाद भारत के संदर्भ में हम लोग इसको पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में या भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में। तो देखिएगा कि संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें सबसे पहली जो शर्त है कि उस देश में ड्यूअल गवर्नमेंट होना चाहिए, कम से कम 2 स्तरों पे सरकार होनी चाहिए। वैसे भारत में 3 स्तरों पे सरकार है और भी कई देशों में 3 स्तरों पे सरकार है, तो कम से कम 2 स्तरों पे तो होना ही चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जबकि आप देखेंगे कि जो एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पे 2 स्तरों पे सरकार नहीं भी हो सकती है, 1 स्तरों पे ही सरकार होती है, या जहाँ कहीं अगर होती भी है तो वो डिपेंड करता है केंद्र पे कि उसको क्रिएट करे कि ना करे। तो सिर्फ एक राष्ट्रीय सरकार होती है, प्रांतीय सरकार हो या ना हो ये डिपेंड करता है राष्ट्रीय सरकार पे। तो ये पहला मूलभूत अंतर है संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में। दूसरा जो है कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान लिखित होना ही चाहिए, जबकि दूसरी तरफ एकात्मक व्यवस्था में संविधान लिखित हो भी सकता है, संविधान लिखित नहीं भी हो सकता है। जैसे आप ये देखेंगे कि एकात्मक व्यवस्था फ्रांस में भी है और इंग्लैंड में भी है। फ्रांस में रिटन है, इंग्लैंड में रिटन नहीं है संविधान। तो ये दूसरा प्रमुख अंतर है। तीसरा है कि संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। एकात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, ये जरूरी है। जबकि संघात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आप ये देखिएगा कि जो जापान है, जापान में संविधान सर्वोच्च है, वहाँ एकात्मक व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथी है कि संविधान न सिर्फ सर्वोच्च हो बल्कि वो कठोर भी हो। ऐसा नहीं कि संविधान को जब चाहे तब अपने मन मुताबिक तोड़ मड़ोड़ दिया जाए। अगर संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच में, तो संविधान को कठोर होना चाहिए, उसको आसानी से कोई बदल ना सके। ये संघात्मक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है। जैसे एकात्मक व्यवस्था में संविधान कठोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में आप ये देखेंगे कि फ्रांस का जो संविधान है, फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था है लेकिन वहाँ का संविधान रिजिड है, कठोर है। जबकि इंग्लैंड में भी एकात्मक व्यवस्था है लेकिन वहाँ का संविधान रिजिड नहीं है, उसको आसानी से सामान्य कानून की तरह ही उसको बदला जा सकता है। जो चौथी विशेषता है वो है कि शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया हो, जबकि इस तरह एक संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है, 3 सूचियाँ बनाकर, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जबकि इस तरह का कोई स्पष्ट डिवीज़न नहीं होता है एकात्मक व्यवस्था में। एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है
इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी, संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि अगर दो पक्षों के बीच शक्तियों का विभाजन है या तीन पक्षों के बीच शक्तियों का विभाजन है, उस तो कभी किसी स्तर पे अगर कभी किसी मामले में अगर उन दोनों पक्षों के बीच शक्तियों के मामले में कोई विवाद होता हो, तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी न्यायपालिका की है कि वो इस विवाद को सुलझाए। कब सुलझाएगा? जब वो स्वतंत्र होगा। तो ये एक अनिवार्य शर्त है संघात्मक व्यवस्था की, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ये जरूरी नहीं है कि संविधान सर्वोच्च हो या वो स्वतंत्र हो, ये कोई जरूरी नहीं है। स्वतंत्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक और खास विशेषता है कि संघात्मक व्यवस्था में जो सदन है ना, वो जो संसद है वो द्विसदनात्मक होना चाहिए, जबकि एकात्मक व्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है। जैसे उसका उदाहरण के लिए लीजिए कि ब्रिटेन एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहाँ के विधायिका के 2 सदन हैं, जबकि चाइना भी एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहाँ पे 1 ही सदन है। तो ये कुछ खास अंतर हम लोग देखते हैं संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में। एक और ख़ास बात जो मुझे लगता है जानना चाहिए वो ये है कि संघात्मक व्यवस्था का गठन 2 तरीके से होते हैं। अभी तक के जो इतिहास रहे हैं जिस तरह से देशों के संगठन का, उसमें एक तो है शक्तियों का, या जो कुछ छोटे छोटे अगर जो देश हैं या आसपास जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं शुरुआती दौर में, वो शक्ति के मामले में थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में एक सहमति बना के एकत्रित होते हैं आपस में, और एक संघात्मक व्यवस्था का गठन करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग द वे ऑफ इंटीग्रेशन, कि अलग अलग यूनिट्स एक साथ मिल जाएं और एक ताकतवर यूनिट के रूप में संगठित करें अपने आप को। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे अमेरिका वगैरह, अमेरिका उसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत को भी हम लोग एकीकरण के तहत संगठित एक राज्य के रूप में जानते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आज़ादी के समय भारत कितने छोटे बड़े देशी रियासतों में बंटा हुआ था और सबको यूनाइट करके एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। दूसरा ये होता है कि बहुत बड़ा कोई देश है, क्षेत्र और जनसंख्या उसकी बहुत बड़ी है, तो प्रशासन की दृष्टि से उसको छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया जाता है। इसको ये तरीके जो होते हैं इसको बोलते हैं द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये 2 तरीके से फॉर्मेशन होता है संघात्मक व्यवस्था का। हम लोग बात करें कि और भी कई बात है भारत में, लेकिन संघात्मक व्यवस्था की कहीं कोई जिक्र नहीं है। भारत में जो जिक्र है वो है आर्टिकल 1 में, पहला ही आर्टिकल में ये बात कही गई है संविधान में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ भारत राज्यों का संघ कहा गया है इसको। तो इसलिए जो प्रचलित संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था के नाम से कहीं कोई शब्द नहीं है प्रावधान में। तो जो ये यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, इसके 2 अर्थ है। भीमराव अम्बेडकर ने इसको 2 अर्थों में व्याख्यायित किया है। पहला ये है, वो ये कहते हैं कि भारत का जो फेडरेशन है या जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है वो अमेरिका जैसा नहीं है। वो विशेषता, जो भारतीय विशेषता है, वो कनाडा से हम लोगों ने उसको बोरो किया है। उसमें क्या है कि कोई भी जो हमारा भारत का जो संघ है वो हमारे राज्यों का एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है भारतीय संघ से अलग होने का। इसको कहा जाता है कि द स्टेट हैव नो राइट टू सिसेड। उसको भारतीय संघात्मक जो ये संघ है इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे समय समय पे कई राज्यों में तरह तरह के अलग होने के मांग उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पे इसकी सफलता नहीं मिली है। तो ये कई तरह की बात है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, उसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संविधान ने जो व्यवस्था की है वो है यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी है।
मतलब 2 स्तर पे सरकार है, या कह लीजिए कि हमारे यहाँ तीसरे स्तर पे वो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था मिला लीजिए तो तीसरे स्तर पे सरकारें हैं। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, जो एक समय के भारतीय संविधान सभा के द्वारा वो एक निश्चित अंतराल में उसको लिखा गया। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन भी है, अनुसूची जो शेड्यूल 7 है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में 73rd अमेंडमेंट के बाद में 74th अमेंडमेंट के बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के को भी शक्तियाँ बांट दी गई है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है, संविधान से ऊपर यहाँ कोई नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड में आप देखिएगा कि पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान को परे रख के संविधान के प्रावधानों से इतर जाकर कोई काम नहीं कर सकता, किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो केंद्र हो चाहे कि वो राज्य हो। हमारे यहाँ जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है, तो कई सारे ऐसे प्रावधान है जिसको बदलना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये भी जो संघात्मक व्यवस्था का एक खास लक्षण है वो मौजूद है भारतीय संविधान में। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बखान कभी अगर हम लोग करेंगे, कभी जुडिशरी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये बात करेंगे। हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था भी है। तो ये सारी चीज़ें संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। लेकिन कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो भारत को एकात्मक स्वरूप की तरफ ले जाता हुआ दिखता है। जैसे मैंने बताया था कि एक इंग्लैंड के बड़े विद्वान हुए हैं केसी वियर, उन्होंने कहा भारतीय व्यवस्था के बारे में कि भारत का जो संविधान है या भारतीय जो व्यवस्था है वो मूल रूप से एकात्मक है, कुछ कुछ संघात्मकता का लक्षण है उसमें। तो क्या लक्षण है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, ये बात जस्ट एक पॉइंट आउट कर रहे हैं आपके सामने कि हमारे यहाँ कोशिश की गई है स्ट्रॉन्ग सेंटर का। कई ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे हमारा केंद्र या राष्ट्रीय सरकार मजबूत बने, और उसका एक खास उद्देश्य था। और उसका बड़ा प्रमाण ये है, आज आप वो समझ सकते हैं कि जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लोग निर्णय लेने में बहुत कई बार बेबस महसूस होते हैं, वहाँ पे भारत सरकार बिना किसी बाधा के बड़े बड़े निर्णय लेकर के, और पूरे भारत उसके भारत के पूरे देश के जितने यूनिट है सबों ने बिल्कुल किसी विरोध का उन्होंने केंद्र की बात मानी, और आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इस महामारी से निपटने में सक्षम हुए हैं। वहीं आप देख लीजिए अमेरिका को, अमेरिका बहुत दिनों तक ये निर्णय नहीं ले पाया कि किस तरह का कदम उठाएं, उसका जो कदम होगा उसके राज्यों को मान्य होगा कि नहीं होगा। और अभी भी लॉकडाउन तोड़ने के लिए पूरे राज्य में विरोध हो रहे हैं वहाँ पे, और सरकार उस वहाँ का राष्ट्रीय सरकार विवश है कि अब केंद्र पे ये अपने बोलना उनको पड़ रहा है कि मैं ये अब राज्यों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो ये फ़र्क है कि अगर राष्ट्रीय सरकार या केंद्र मजबूत नहीं होता है तो डिसीजन इमरजेंसी के समय कोई बड़ा निर्णय लेने में बहुत मुसीबत होती है। उसका उदाहरण अभी आपको अमेरिका के रूप में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या है कि कोई भी स्टेट का किसी भी रूप में परिवर्तन, उसकी सीमा बदलना हो, उसका नाम बदलना हो, नया राज्य बनाना हो, ये सारे अधिकार केंद्र के पास हैं, जो उसको एक एकात्मक स्वरूप देता है। हमारे यहाँ राज्य या स्थानीय स्वशासन या केंद्र के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं है। कई जगहों पे हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है, जो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको आसानी से बदला जा सकता है। उसके बाद जो राज्यसभा में राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसा रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में है। अमेरिका का छोटा राज्य हो कि बड़ा राज्य हो, सब के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविज़न है जिसके सारे अधिकार केंद्र के पास है, राष्ट्रीय सरकार के पास है। कि कई सारे ऐसे इमरजेंसी का प्रावधान है जो अगर लगता हो राष्ट्रीय सरकार को कि अभी उसको इमरजेंसी आपातकाल लगाना चाहिए तो वो लगा सकती है। ये एकात्मक स्वरूप का लक्षण है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ राज्य के लिए अलग से नागरिकता नहीं होती है, सिर्फ देश की नागरिकता होती है, राष्ट्र की नागरिकता है। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, पूरा ऊपर से नीचे तक जुडिशियल सिस्टम जो है वो एकीकृत है, अलग अलग लेवल पे नहीं है जैसे अमेरिका में है। हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज है,
जहाँ पे सारी नियुक्ति और उसके सारे प्रावधान केंद्र सरकार तय करते हैं, लेकिन वो काम करता है राज्यों में। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, हमारे यहाँ संसद के पास ये अधिकार है कि कई बार वो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उस पर भी वो कई ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें वो कानून बना सकती है। अपॉइंटमेंट जो है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट है ये कि केंद्र सरकार सारे राज्यों के जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, वो गवर्नर होते हैं और जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, वो इंटीग्रेटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नर को ये अधिकार है कि वो राज्य से संबंधित किसी भी विधेयक को वो केंद्र की स्वीकृति के लिए रख सकता है या भेज सकता है। तो ये कई सारे ऐसे लक्षण हैं भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में जो उसको एकात्मक स्वरूप देता है, जो निश्चित रूप से हम इसको भारत के लिए एक बेहतर स्थिति कह सकते हैं। कई बार कई ऐसे परिस्थितियां आई कि अगर भारतीय शासन व्यवस्था को अगर या भारतीय राष्ट्रीय सरकार को अगर मजबूत नहीं बनाया गया होता तो हम लोग बहुत विकट परिस्थिति में पड़ते। और इसीलिए ये भारत के लिए एक बेहतर बात है, बेहतरीन व्यवस्था है। और मुझे उम्मीद है कि इस व्यवस्था से बिल्कुल इतने दिनों तक एक बेहतरीन प्रशासन मिला है देश को, और आगे भी एक बेहतरीन प्रशासन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।